कश्मीरी पंडितों का पलायन, फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार। कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम, अब्दुल्ला पर क्यों सवार? क्या फारूक अब्दुल्ला ने भड़काने का खेल खेला था? पूर्व नौकर शाह के निशाने पर क्यों फारूक अब्दुल्ला? 15 अगस्त 1989 में बख्शी स्टेडियम में एक वक्त का चीफ मिनिस्टर तिरंगा चढ़ाता है, नेशनल फ्लैग चढ़ाता है, राइट। लेकिन तकरीर मालूम है क्या है? अब्दुल्ला पर एक बड़े नौकर शाह के गंभीर आरोप। कश्मीर फाइल्स में फारूक अब्दुल्ला सबसे बड़े विलेन। तकरीर है कि कश्मीरियों, जिस तरह हिंदुस्तान की आर्मी ने बटमालू जलाया, आपको भी जलाया जाएगा। आपके एक एक शहर में आग लगा दी जाएगी, आपके एक एक गांव में आग लगा दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और दाखिल एक्सक्लूसिव में आज कश्मीर की रियल फाइल पर सबसे बड़ा खुलासा होने जा रहा है। आज सबसे विस्फोटक खुलासा होने जा रहा है। आपको बताएंगे कि करके कि उससे पहले कश्मीरी पंडितों के पलायन के समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला पर 5 बड़े आरोप कौन से, और ये आरोप उस समय के जम्मू कश्मीर में सूचना विभाग के पूर्व नौकर शाह ने अब्दुल्ला पर लगाए। पूर्व नौकर शाह, जिनका नाम है फारूक रेंजू शाह। फारूक अब्दुल्ला पर फारूक रेंजू शाह ने क्या क्या आरोप लगाए हैं वो एक एक करके आपको बताते हैं। फारूक अब्दुल्ला पर पहला आरोप है कि सीएम रहते हुए 15 अगस्त 1989 को फारूक अब्दुल्ला ने एक स्टेडियम में तिरंगे को जलाया था। फर्ज कीजिए सीएम रहते तिरंगे को जलाया गया। आरोप नंबर 2 है कि सीएम रहते स्टेडियम से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ एक तकरीर जारी की गई ताकि कश्मीरी पंडितों में खौफ आ जाए। आरोप नंबर 3 है कि सीएम रहते कश्मीरी पंडितों के खिलाफ घाटी में माहौल बनाया गया ताकि कश्मीरी पंडितों को खौफ के साए में कश्मीरी पंडित आ जाएं। आरोप नंबर 4 क्या है? आरोप नंबर 4 ये कि फारूक अब्दुल्ला के भड़काने से कश्मीरी हिंदू, कश्मीरी पंडित घाटी में खौफ में आ चुके थे। और आरोप नंबर 5 ये कि सीएम रहते अब्दुल्ला के भड़काने के बाद घाटी में नरसंहार हुआ और फिर पलायन हुआ। यह है फारूक रेंजू शाह। कश्मीरी पंडितों के पलायन को एक बहुत बड़ी साजिश इन्होंने बताया और सीधा सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े नेता और 1986 से 1990 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला को जिम्मेदार ठहराया। कश्मीरी पंडित को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट की एक पॉलिटिकल टोले ने, जिस पॉलिटिकल टोले का कोई डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसी थी। एक न्यूज लगाई और भी कुछ 1-2 पेपर्स में जो छपे जी, जो अलमिया है, जिसमें कि कश्मीरी पंडित विल बी शॉट डेड विद इन 48 आवर्स अगर वो कश्मीर से ना निकले। फारूक रेंजू शाह के निशाने पर फारूक अब्दुल्ला क्यों आए? इन्होंने फारूक अब्दुल्ला को कटघरे में खड़ा क्यों किया? फारूक पर फारूक रेंजू शाह के गंभीर आरोप आपको एक्सक्लूसिव सुनाएंगे। उससे पहले फारूक रेंजू शाह का परिचय देते हैं। फारूक रेंजू शाह जम्मू कश्मीर के पूर्व नौकर शाह हैं। 1985 में सूचना विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। 2002 में सूचना विभाग के जॉइंट डायरेक्टर बने। 2005 में जम्मू कश्मीर सूचना विभाग के डायरेक्टर रहे। 2007 में बड़गाम के डीएम थे और 2014 में सेवा से रिटायर हुए। यानी आप इतना समझ चुके होंगे कि फारूक रेंजू शाह जम्मू कश्मीर की एक बड़ी हस्ती है और ये भी समझ गए होंगे कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन को लेकर अगर आज ये फारूक अब्दुल्ला पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो वो आरोप यूं ही नहीं, क्योंकि उनके मुताबिक घाटी से पंडितों के पलायन के लिए जितना जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जिम्मेदार है, उतना ही जिम्मेदार उस समय की पॉलिटिकल विंग भी है। फारूक रेंजू शाह का आरोप कि कश्मीरी पंडितों के खिलाफ घाटी में माहौल सबसे पहले किसी नेता ने बनाया
तो वो फारूक अब्दुल्ला था। बतौर सीएम फारूक अब्दुल्ला ने साजिश रची। 15 अगस्त 1989 को स्टेडियम में जाकर तिरंगा जलाया, भड़काऊ स्पीच दी और वहां मौजूद भीड़ को कश्मीरी पंडितों के खिलाफ उकसाया। 15 अगस्त 1989 में बख्शी स्टेडियम में एक वक्त का चीफ मिनिस्टर तिरंगा चढ़ाता है, नेशनल फ्लैग चढ़ाता है। राइट। लेकिन तकरीर मालूम है क्या है? तकरीर है कि कश्मीरियों, जिस तरह हिंदुस्तान की आर्मी ने बटमालू जलाया, आपको भी जलाया जाएगा। आपके एक एक शहर में आग लगा दी जाएगी, आपके एक एक गांव में आग लगा दी जाएगी। ये एक जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर 15 अगस्त को तकरीर करता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व नौकर शाह फारूक रेंजू शाह इतने पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने यह साजिश मुस्लिम वोट बैंक की खातिर रची। कश्मीरी पंडितों को अगर गोलियां लगी, मारा गया, तो वॉज इट नॉट पॉलिटिकल मोटिवेटेड कि ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी? मिलिटेंट ही आए थे जिन्होंने रुबिया सईद का अगवा किया और फिर उनको छोड़ा गया। पहले उस पे भी क्वेश्चन मार्क है, व्हाट वाज दैट? वो क्या था? वाज इट अ प्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द ग्रुप्स? फारूक रेंजू शाह जब सूचना विभाग में थे, 1989 से 1990 में कश्मीर के बड़गाम जिले में एएसपी रहे। एसपी वैद के उस आरोप पर भी मोहर लगाते हैं जिसके तहत 70 आतंकियों को पॉलिटिकल प्रेशर के तहत छोड़ देने की बात कही गई और फिर बाद में उनमें से कई आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल आम हो रहा है। 70 trained, mysteriously trained, whether they were trained from Pakistan, whether they were trained from Afghanistan. A political corridor brought them and pumped them, I think sneaked them inside the Kashmir. Earlier we were already aware that there were 5-10 militants who got released on the Rubiya Saeed episode, whether that was pre-planned and that because the Home Minister of India at that time was the PDP chief. फारूक रेंजू शाह रूबिया सईद के अपहरण को भी साजिश के तौर पर देखते हैं और इस बात को खारिज करते हैं कि पलायन के लिए तब के राज्यपाल जगमोहन जिम्मेदार हैं। तब सवाल ये कि फारूक अब्दुल्ला ही क्या कश्मीरी पंडितों के पलायन की घटना के सबसे बड़े किरदार हैं? क्या फारूक अब्दुल्ला ने मुस्लिम वोट बैंक के खातिर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ घाटी में माहौल बनाया था? क्या उनकी ही भड़काने के बाद कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हुआ? फारूक रेंजू शाह के आरोप गंभीर। अब देश जानना चाहता है कि उनके इस आरोप पर फारूक अब्दुल्ला सफाई कब देंगे। साहिल सुहेल, श्रीनगर, टाइम्स नाउ भारत। आमतौर पर कश्मीरी पंडितों के पलायन की घटना को ज्यादातर 19 जनवरी 1990 से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये ठीक नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि ऐसी बड़ी घटनाएं अचानक नहीं होती हैं, उसके पीछे माहौल और साजिश बहुत पहले से बनाई और रची जाती है। कश्मीरी पंडितों का पलायन और नरसंहार भी ऐसी ही साजिश के बाद हुआ और उसमें सबसे बड़ा विलन था बिट्टा कराटे, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकी जिसने खुद एक टीवी इंटरव्यू के दौरान 20 से 25 कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की बात कबूली थी। अब सवाल ये कि आज बिट्टा कराटे कहां है और क्या बिट्टा कराटे को उसके गुनाहों की सजा मिली है? बिट्टा कराटे, कश्मीरी पंडितों का कसाई, आखिर आज कहां है? मसले का एक ही हल। क्या हुआ बिट्टा कराटे का? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसकी शुरुआत होगी द कश्मीर फाइल्स के सीन से, जब फिल्म में सबसे बड़ा आतंकी ये कबूलता है कि उसने 20 से 25 निर्दोष लोगों का कत्ल किया। भाई को मार दो तो मार देते, और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। फिल्म द कश्मीर फाइल में बिट्टा कराटे का किरदार मराठी एक्टर चिन्मय मांडलेकर ने निभाया है और जिस तरह फिल्म में बिट्टा कराटे ने 20-25 लोगों के कत्ल की बात कबूली है, ठीक उसी तरह 3 दशक पहले एक टीवी इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने यह गुनाह ठोक कर कबूल किया था। तब बिट्टा कराटे ने एक सवाल के जवाब में कहा था
20 से ज्यादा लोगों को मार चुका हूं। ज्यादा कश्मीरी पंडित थे, कुछ मुसलमानों को भी मारा है। मुझे इसके लिए ऊपर से ऑर्डर मिलता था। मुझे अगर मेरे भाई को मारने को कहा जाता तो मैं अपने भाई को भी मार देता, माँ को मारने को कहा जाता तो मैं उसे भी मार देता। फारूक अहमद डार और बिट्टा कराटे को ऊपर से ऑर्डर कौन देता था? तो इसी इंटरव्यू में बिट्टा कराटे ने उस शख्स का नाम भी लिया और ये बताया कि पहला कत्ल उसने किस कश्मीरी पंडित का किया। मुझे इशफाक मजीद वानी से ऑर्डर मिलते थे। इशफाक मजीद वानी ही मुझे पीओके में 1988 में हथियार चलाने की ट्रेनिंग दिलाने ले गया था। इशफाक मजीद वानी घाटी में लिस्ट भिजवाता था और मैंने पहला मर्डर सतीश कुमार टिक्कू का किया था। सतीश कुमार टिक्कू एक कश्मीरी पंडित थे और वो एक कारोबारी थे और उनके दोस्त का नाम था बिट्टा कराटे, यानी कि सतीश कुमार और बिट्टा कराटे दोस्त थे। लेकिन बिट्टा कराटे ने सतीश जैसे बहुत से हिंदुओं का कत्ल किया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको शक था कि वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बिट्टा कराटे तब इंटरव्यू में कहने से हिचकिचाया नहीं था कि वो ये कत्लेआम खुलेआम करता था और चाहता था कि कश्मीरी हिंदू उसे कत्ल करते हुए देखें और उसके खौफ में जिएं। नहीं, मैं कत्ल के समय नकाब नहीं पहनता था। लोग देख रहे होते थे कि मैंने मारा है। लोग पहचानते थे मुझे। निशाना लगाने में कभी फेल नहीं हुआ। मसल पावर थी। पिस्टल फायर में मसल पावर चाहिए। 20 गज 30 गज से पिस्टल से गोली चलाता था मैं। सीधे सिर या दिल में गोली मारता था। AK-47 का इस्तेमाल स्टेट पुलिस पर करता था। बिट्टा कराटे का यह कबूलनामा 3 दशक पहले का है। 22 जनवरी 1990 को सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फारूक अहमद डार यानी बिट्टा कराटे को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। उस वक्त उसके ऊपर 20 मुकदमे थे। अगले 16 बरस बिट्टा कराटे ने हिरासत में बिताए, लेकिन 2006 में टाडा कोर्ट से उसको जमानत मिल गई। यह जमानत उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण दी गई थी। कश्मीरी पंडितों का पलायन हो या नरसंहार हो, ये कहानी एक तरफा नहीं हो सकती। कई लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि ये सिर्फ अलगाववाद से या आतंकी घटनाओं से प्रेरित था, लेकिन हमारा सवाल यह कि उस वक्त के राजनेता क्या कर रहे थे। तो आपको आज धाकड़ एक्सक्लूसिव में पूरी कहानी डिकोड करते हुए बताते हैं कि आतंकी क्या कर रहे थे और राजनेता क्या। देखिए, पहला पलायन नरसंहार, इसमें कितने किरदार हैं और ये सिर्फ आरोप हैं जो आपको बता रहे हैं। पहला नाम यासीन मलिक, एक आतंकवादी, तो दूसरी तरफ उस वक्त राजनेता थे फारूक अब्दुल्ला। 1984 से लेकर 89 में वो सीएम बने हुए थे। अब यासीन मलिक पर आरोप क्या कि इंडियन एयरफोर्स के अफसरों का कत्लेआम का आरोप यासीन मलिक पर। फारूक अब्दुल्ला पर राजनेता के तौर पर आरोप किया कि 15 अगस्त 1989 को एक स्टेडियम में फारूक अब्दुल्ला ने तिरंगे को जला दिया था। यासीन मलिक पर आरोप की JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के आतंकियों ने घर जलाए, घाटी में नरसंहार किया। तो फारूक अब्दुल्ला पर आरोप यह कि बख्शी स्टेडियम में फारूक अब्दुल्ला ने भड़काऊ स्पीच दी है। और हम नहीं कह रहे हैं, यह जम्मू कश्मीर में एक पूर्व नौकरशाह का आरोप, उनकी आंखों देखी। यासीन मलिक पर आरोप है कि पाकिस्तान परस्त यासीन मलिक है। तो फारूक अब्दुल्ला पर भड़काऊ भाषण से कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को खौफजदा करने का आरोप है। अगला आरोप यह कि आतंकी संगठनों को यासीन मलिक फंडिंग कराता था और पाकिस्तानी परस्ती से ISI से पैसे लाता था। तो इनके ऊपर भी कश्मीरी पंडितों को खौफजदा करने का आरोप है। अगली बात कीजिए, अगला चेहरा आता है बिट्टा कराटे का नाम। ये चेहरा आप खूब पहचानते होंगे, बिट्टा कराटे। और इधर फारूक अब्दुल्ला, क्योंकि यही मुख्यमंत्री थे उस वक्त 84 से 89 के बीच में, और उसी वक्त में घाटी में इन लोगों की सरपरस्ती में घाटी सुलग रही थी। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा था। बिट्टा कराटे के ऊपर 20 से 25 कत्ल का कबूलनामा है। बिट्टा कराटे ने टीवी इंटरव्यू में खुद यह कबूला कि उसने लगभग 20 से 25 लोगों की गोली मारकर हत्या की। निशाना सिर्फ माथे पर या दिल में होता था। फारूक अब्दुल्ला उस वक्त मुख्यमंत्री थे और जैसा कि जगमोहन ने अपनी कई चिट्ठियों में इस बात का जिक्र किया कि वो लगातार राजीव गांधी को चिट्ठी लिखते रहे थे कि घाटी में चीजें बिगड़ रही हैं, फारूक अब्दुल्ला से आप बात कीजिए, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। बिट्टा कराटे पर आरोप कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर से भड़काऊ नारे लगाए गए। ये आरोप लगातार लगाए गए और कई कश्मीरी हिंदुओं ने यह बात कबूली है कि मस्जिदों के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अलगाववादी कर रहे थे और अलग अलग नारे देकर के कश्मीरी हिंदुओं को खौफजदा कर रहे थे, घाटी छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। बिट्टा कराटे इस वक्त NIA की गिरफ्त में हैं। बिट्टा कराटे ने बाद में चोला बदला और बीच बचाव करने वाले नेता की वेशभूषा धारण की, लेकिन NIA ने पकड़ा उसको। और किस जुर्म में पकड़ा? पाकिस्तान से फंडिंग लाने के आरोप में। अब ये सारे किरदार आप देखिए, उस वक्त की टाइमलाइन पे सीधा जाइएगा और सीधा इन किरदारों को, इन चेहरों को पहचानेगा कि इसका रोल क्या था।
ये तमाम आरोप है। बिट्टा कराटे पर आरोप 20 से 25 कत्ल कराने का, तो फारूक अब्दुल्ला पर आरोप 15 अगस्त को तिरंगा जलाने का, तो यासीन मलिक पर आरोप है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तहत, उनके कार्यकर्ताओं के तहत पूरी घाटी को जलाने का। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राजीव पंडित हैं, जो कश्मीरी पंडित हैं, इस वक्त यूएस में हैं, और उनके मामा ने बिट्टा कराटे को पैसे दिए थे स्कूल जाने के लिए, बिट्टा कराटे ने उन्हीं के मामा की सुपारी ली। हमारे साथ विवेक रैना जुड़ चुके हैं, जो एक रैना के सुपुत्र हैं, और 20 मार्च 1990 को बिट्टा कराटे ने एक रैना को गोली मारी थी। सबसे पहले राजीव पंडित, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, क्या दास्तान है वो बिट्टा कराटे के साथ? आपके परिवार का संबंध क्या था और बाद में क्या हुआ? हाँ, नमस्ते। मैं राजीव पंडित हूँ। मैं श्रीनगर में पैदा हुआ था, लेकिन मैं डैलस में रहता हूँ, तो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है जी। तो मैं अंग्रेजी में बात करता हूँ। आप तो हिंदी में बताइए सर, आप टूटी फूटी हिंदी बोलेंगे, हम लोग समझेंगे आसानी से। दर्शक हमारा हिंदी भाषी है, अब बताइए आराम से। तो मैं ये बिट्टा कराटे लेकिन ये मेरी कहानी तो सच्ची है, लेकिन तो वो नंबर 1 टेररिस्ट नहीं था। तो ये नंबर 1 टेररिस्ट तो ये फारूक अब्दुल्ला था। वो तो इसका, आपको जानते हैं इसका पेट नेम क्या था कश्मीर में? इसका पेट नेम था वजीर ई डिस्को। क्यों? ये रात को नाइट क्लब डांसिंग कर रहा था, जो हम मार रहे थे। ये गोल्फ कर रहा था। तो नंबर 1 टेररिस्ट तो बिट्टा कराटे ने ये पूरा यही 60 KPs एटलीस्ट ने शूटिंग किया। लेकिन तो इसको फारूक अब्दुल्ला तो है ना, उसको इसके साथ ये खाता था, डिनर खाता था, वाजवान कर रहा था। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, ये मशीनरी, टेररिस्ट मशीनरी तो went to the highest levels of the state government. ये तो प्रॉब्लम था, and nobody कुछ नहीं किया। राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया। ये राजीव पंडित, मैं छोटा सा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगा, अगर मैं सही समझ रहा हूं आपकी बात को, कि जब बिट्टा कराटे ने लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया था, उसके बाद भी फारूक अब्दुल्ला बिट्टा कराटे साथ में डिनर करते थे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, उसके पहले फारूक अब्दुल्ला वो उसको डायरेक्ट कनेक्शंस था JKLF को फाउंडर्स। वो फोटोज है इंटरनेट पे, वो इसके मकबूल बद के साथ, बिट्टा कराटे, यासीन मलिक के साथ। वो ये तो पूरा टेररिस्ट मशीनरी था। एंड सो इसलिए तो बिट्टा कराटे को क्या फियर था? उसको कुछ फियर नहीं था। तो ये तो प्रॉब्लम था। मैं आपसे फारूक अब्दुल्ला के रोल को लेकर सर और बातें जानूंगा, लेकिन उससे पहले विवेक रैना, मैं जानना चाहूंगा कि 20 मार्च 1990 क्या हुआ था उस दिन? एक्चुअली मेरे फादर वो फूड एंड सप्लाईज में डिप्रेक्टर थे। वहां का जितना भी सप्लाई जाता था, फूड एंड सप्लाई शहीदगंज से जाता था पूरे JNK, आई मीन फॉर श्रीनगर। तो उस दिन मॉर्निंग में उन्होंने अपना रूटीन में, ही वाज अ गॉडली मैन, ही यूज्ड टू प्रे सवेरे से शाम, मतलब पूजा करते रहते थे। तो सवेरे वो अर्ली उठे, उस दिन मुझे लगता है 3 बजे उठे हैं, और सुबह के 6 बजे तक पूजा कर रहे थे, अपना 2-3 घंटा जितना भी पूजा करना तो करके उसके बाद नाश्ता वास्ता किया उन्होंने घर पे। एंड एक्चुअली देन ही लेफ्ट फॉर द ऑफिस। ऑफिस गए तो कुछ 11 साढ़े 11 के करीब उनका जो क्लर्क था, एक ऑफिस का क्लर्क था, ऑनर्स क्लर्क था, वो हमारे घर पे आया। उसने नॉक किया और उसने हमको बताया कि उनके ऑफिस में बम फट गया। और हमको लगा कि शायद शेल्स लगे होंगे, थोड़ा बहुत लगा होगा। बट ये जो क्लर्क है बहुत रो रहा था, हद से ज्यादा रो रहा था। तो हम लोग उठ के चले गए, मेरे ब्रदर और मैं उठ के चले गए। तो लेकिन मैं रुक गया बाद में, तो मेरे ब्रदर वहां पर चले। और वहां का ऐसा माहौल था कि मेरे फादर साहब ने एक्चुअली, जब बिट्टा कराटे ने उनके ऊपर गोली चलाया था ऑफिस में, बिकॉज उनके चैम्बर में घुस के गोली चलाया था। ही वाज वर्किंग, अपनी फाइल्स पे काम कर रहे थे। ऑफिशियल रोल जो था उनका, वो सब पे वो काम कर रहे थे। ही वाज ऑन हिज चेयर जी। और बिट्टा कराटे ने उस टाइम पे गोली चलाया उनके ऊपर। तो मेरे फादर साहब ने कोशिश किया, वो जो उनके सामने उन दिनों बहुत हैवी बिग टेबल्स होते थे जी,
उन्होंने कोशिश किया वो पुल करने की, उठाने की कोशिश की और अपने आप को बचाने की कोशिश की। और उनके साथ में खिड़की, बिकॉज ये जो मेरे फादर साहब का ऑफिस था बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर में था। मैं बहुत बार गया हूँ उस ऑफिस में, तो पूरे ग्राउंड फ्लोर में था, बहुत हैवी टेबल हुआ करता था। और वहां पर घुसने से पहले आपको एक जो बाहर जो बंदा होता था उससे पूछना पड़ता था कि मिलना है, वैसा रहता था पूरा सिस्टम। तो जो ही ये घुस हुए थे, उन्होंने टेबल उठाया, टेबल उठाते ही शायद उन्होंने लड़ने की कोशिश की, उनके साथ बचाव करने की कोशिश की और शायद भागने की कोशिश की। मीनवाइल बिट्टा कराटे ने तो एक गोली उनके पीछे मार दी। यानी उसकी वजह, और विवेक रैना, क्योंकि आपके जो वालिद थे, आपके जो पिता थे रैना, वो कश्मीरी पंडित थे, इसलिए बिट्टा कराटे ने उनको शिकार बनाया। राजीव पंडित, मैं छोटा सा रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा कि फारूक अब्दुल्ला की भूमिका उस वक्त क्या थी? एक्चुअली उस टाइम का मुझे ज्यादा पता नहीं है कि, बिकॉज मेरे को यही पता है कि मॉस्क में बहुत ज्यादा आवाजें आती थी रोज की। बिल्कुल विवेक जी, मैं लौट रहा हूं, मेरा सवाल सर ये राजीव जी से, वो फारूक अब्दुल्ला की भूमिका जिक्र कर रहे थे। वो यहाँ नहीं था, वो ये तो जब मेरा मामा जी को ये बिट्टा कराटे को असाइनमेंट था तो उसको माना, वो तो 16 फरवरी 1990 था। सो अब वो दिन, उस दिन ने फारूक अब्दुल्ला ने वो तो वहां नहीं था, उसने रिजाइन किया 18 जनवरी। तो लेकिन अब तक तो टेररिस्ट मशीनरी ने उसने बनाया। तो फिर क्या, वो तो ही वाज नॉट देयर, बट द मशीनरी तो वाज कंप्लीटली। यानी आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला की शय थी, उनकी सपोर्ट थी इस पूरी मशीनरी के बनने में। अगर घाटी में पूरी मशीनरी बनी, जिस मशीनरी ने कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव पंडित, विवेक रैना, आप दोनों का जुड़ने के लिए, पूरी सच्चाई लोगों के सामने रखने के लिए। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आतंक के पनाहगाह देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में जो हो रहा है, कभी इमरान खान ने उसकी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि एक तरफ इमरान खान जनरल बाजवा से सपोर्ट की उम्मीद लगाए बैठे थे, तो जनरल बाजवा ने यह फरमान सुना दिया कि इमरान अपनी कुर्सी खाली कर दो। पाकिस्तान की नियाजी हुकूमत का काउंटडाउन। इमरान को जनरल बाजवा का फाइनल अल्टीमेटम। ओआईसी समिट के बाद इमरान को कुर्सी छोड़ने का फरमान। विपक्ष का नियाजी को बहुमत साबित करने का चैलेंज। सरकार पर खतरा मंडराया, आर्मी वाले आका ने कुर्सी छोड़ने का फरमान सुनाया। विपक्ष ने पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस का चैलेंज किया, तो सुबह से लेकर शाम तक पानी पी पी कर हिंदुस्तान को कोसने वाले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी इंडिया इंडिया करने लगे। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ, उनका अलायंस है, क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। अभी हाल ही में इमरान ने इस्लामिक देशों के ग्रुप ओआईसी के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला था। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इस्लामाबाद के ओआईसी समिट में न्योता दिया, और अब उसी समिट के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इमरान को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ने का फरमान सुना दिया। बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ओआईसी कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान से इस्तीफे के लिए कहा। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इसे लेकर बाजवा और पाकिस्तानी आर्मी के 3 सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल ने मीटिंग में आखिरी फैसला लिया। इससे पहले बाजवा और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ने इमरान खान से मुलाकात की थी। सरकार पर खतरा मंडराता देखकर इमरान ने पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ को जनरल बाजवा से बात करने भेजा, लेकिन बाजवा ने अपने पूर्व जनरल से भी दो टूक कह दिया कि अब इमरान को जाना ही होगा। वो खबर जो देश के करीब 7% मुस्लिम महिलाओं से जुड़ी हुई है। जब तक देश में 3 तलाक की कुप्रथा थी, तब आपने सुना होगा कि किसी मुस्लिम को खाना बनाने नहीं आता था, तब 3 तलाक दिया जाता था।
किसी मुस्लिम महिला से खाने में नमक ज्यादा हो जाता था या कम हो जाता था तो 3 तलाक दिया जाता था। अब एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक मुस्लिम महिला को सिर्फ इसलिए 3 तलाक की धमकी दी गई और घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसने चुनाव में बीजेपी को वोट दिया था। बरेली की एक महिला को बीजेपी को वोट देने पर अपने शौहर और शौहर के परिवार वालों से अत्याचार का सामना भी करना पड़ा। रिपोर्ट आप देखिए जरा। मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है, भाजपा की तरफ मैंने वोट दिया है। इससे मेरे शौहर के मामू नाराज हो गए हैं, तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह। बरेली की रहने वाली उज़मा की आंखों में डर है 3 तलाक का, डर है अपनी बसी बसाई जिंदगी के बिखरने का। उज़मा ने कोई गलती नहीं की, उन्होंने बस वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल किया, लेकिन इस हक ने उन्हें 3 तलाक के दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। उज़मा ने जनवरी 2021 में बरेली के तस्लीम मियां से प्रेम विवाह किया। 1 साल तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिर योगी सरकार आई तो उज़मा की जिंदगी में सब कुछ बदल गया। उज़मा के शौहर तस्लीम मियां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और चुनाव के दौरान वो समाजवादी पार्टी को वोट दिलाने में लगे, लेकिन अपनी ही पत्नी को समझा नहीं सके कि वोट किसे देना। तलाक मेरी धमकी दी है मुझे मेरे शौहर के मामू ने ये कहा था। उन्होंने पूछा था कि जब योगी जी की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कहा योगी की फिर से सरकार बन गई है, तो मैं हंस के बोली योगी जी को तो वोट मैंने भी दिया है, वो इतना अच्छा कर रहे हैं, इतनी अच्छी सरकार है। तो मैंने कहा 3 तलाक उन्होंने रोक दिए। तो उन्होंने ये कहा है कि जा अपनी 3 तलाक बचा ले, तू अब जो जोर लगा ले अपनी सरकार से कह दे, उन्होंने ये कहा है। वैसे देश में 3 तलाक देना गैर कानूनी है और 3 तलाक पर कड़ी सजा का प्रावधान है। उज़मा ने अपना दर्द खुलेआम बयां किया। न जाने ऐसी कितनी मुस्लिम महिलाएं होंगी जो चाहकर भी ये बता नहीं सकती कि उन्होंने चुनाव में किसे वोट दिया है। चुनाव के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें खूब आईं, जब मुस्लिम महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिया। हिजाब पहनकर आई महिलाओं ने किस पार्टी के लिए सबसे ज्यादा ईवीएम दबाया, इसका आंकड़ा तो सामने नहीं, लेकिन मुस्लिम वोटों के आंकड़े ये जरूर बताते हैं कि 2017 के मुकाबले बीजेपी को ज्यादा मुस्लिम वोट मिले। 2017 के चुनाव में बीजेपी को 6% मुसलमानों ने वोट दिया, तो 2022 विधानसभा चुनाव में बढ़कर यह 8% हुआ। सवाल ये कि जो 2% वोट का इजाफा हुआ वो कहीं मुस्लिम महिलाओं की वजह से तो नहीं, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटों में भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। उज़मा ने बीजेपी को वोट क्यों दिया और बीजेपी को पहले से ज्यादा मुस्लिम वोट क्यों मिले, उसकी वजह आप उज़मा से ही सुन लीजिए। मैंने बीजेपी की तरफ वोट दिया क्योंकि 3 तलाक सबसे बड़ी बात है, उन्होंने 3 तलाक बंद करवा दिया है। औरतों को इससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती है। और मेरे घर वाले बहुत गरीब हैं, हम 5 बहनें हैं, मेरे पापा मजदूरी करते हैं, महीने में 2 बार राशन मिलता है सरकार की तरफ से, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। उज़मा ने जो बात कही, यही बात 10 फरवरी को चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सहारनपुर की एक चुनावी सभा में कहा था, और तब भी पीएम मोदी ने कहा कि मुस्लिम बहन बेटियां बीजेपी के साथ हैं। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी इस साफ नियत को भली भांति समझती है। हमने मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के जुल्म से मुक्ति दिलाई है और हमने जो 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया है उसने मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का विश्वास दिया है। 2019 में केंद्र सरकार ने 3 तलाक की बरसों से चली आ रही कुप्रथा को खत्म किया, जिससे देश की लाखों मुस्लिम महिलाओं को राहत मिली। इसी का असर था कि उज़मा ने परिवार की थोपी हुई विचारधारा से हटकर बीजेपी को वोट दिया। हम लोगों पे वोट का आरोप लगाया है, झूठा इल्जाम। जब वो हमारे पास नहीं रह रही है तो हम उससे क्यों कहेंगे वोट किसको दिए किसको नहीं दे। वोट तो आजाद है, वो तो अपने दिल का मालिक है इंसान, जिसको दे। उज़मा ने एक स्वयंसेवी संगठन और सरकार से मदद की गुहार लगाई। उम्मीद है कि उज़मा को न्याय मिलेगा और महज राजनीति के नाम पर उसके शौहर और शौहर के परिवार वालों का अत्याचार रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बरेली की पीड़िता उज़मा को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने कदम उठाया। आयोग ने यूपी पुलिस ने पीड़ित के पति पर कार्रवाई करने की मांग की। तो वहीं बीजेपी ने भी बरेली की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी ने कहा कि मनचाही पार्टी को देखने पर कोई भी व्यक्ति किसी को सजा नहीं दे सकता है।
बीजेपी ने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। बरेली का जो पूरा वाकया है यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और चिंता में डालने वाला है। साथ ही साथ आक्रोश भी उत्पन्न होता है कि अभी भी इस दकियानुसी विचार के साथ कि पुरुष जिसको चाहे महिला भी उसको ही वोट करे। लोकतंत्र में सबको अपनी आजादी है, अपना जनप्रतिनिधि चुनने के लिए स्वतंत्रता है, वोट देने का अपना अधिकार है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह की घटना प्रकाश में आई है ये बहुत चिंता में डालने वाली है। इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत कठोरता से कार्रवाई हो, हम प्रशासन से ऐसी अपेक्षा करते हैं। और कोई भी व्यक्ति मनचाहे उम्मीदवार को चुनने पर किसी को दंडित नहीं कर सकता है, और अगर वो इस प्रकार की क्रूरता का व्यवहार करता है तो कानून बहुत कठोरता से कार्रवाई करेगा। आपको दिखाते हैं 120 सेकंड में क्या हुआ और कैसे एक विमान 18,000 फीट नीचे आ गिरा। विमान को आमतौर पर सबसे सुरक्षित यात्रा माना जाता है, माना यही जाता है, लेकिन सुरक्षित यात्रा अगर आपकी सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए तो क्या कहेंगे। चीन में आज एक बड़ा विमान हादसा हुआ। 132 यात्रियों को ले जा रहा चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ। विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर था, 845 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर उड़ रहा था, लेकिन अचानक से 30,000 फीट की ऊंचाई से पहाड़ियों पर आ गिरा। इस हादसे में कितने लोग मारे गए हैं और कितने बचे हैं, चीन की तरफ से कोई भी आंकड़ा फिलहाल जारी नहीं किया गया है। एक 120 सेकेंड, महज 120 सेकेंड लगे और एक विमान 30,000 फीट से नीचे गिरते हुए क्रैश हो गया। चीन के गुआंगशी में 132 यात्रियों को ले जा रहा चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का विमान गुआंगशी की पहाड़ियों पर क्रैश हो गया। विमान हादसा कितना भीषण रहा होगा, जंगल में लगी इस आग को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। क्रैश के बाद विमान के टुकड़े कई जगहों पर बिखरे हुए नजर आए। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक फ्लाइट संख्या MU5735 ने 123 यात्रियों और 9 क्रू मेंबर्स के साथ करीब 1:15 पर कुनमिंग चांगशुई एयरपोर्ट से उड़ान भरी। फ्लाइट को 3 बजे ग्वांगझो उतरना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उड़ान भरने के करीब 71 मिनट बाद यह प्लेन हादसे का शिकार हुआ। विमान 30,000 फीट की ऊंचाई पर 845 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था। तभी एयरलाइन अपने रूट से डाइवर्ट होने लगी और 2 मिनट के अंदर फ्लाइट का सिग्नल गायब हो गया। क्रैश के बाद पहाड़ियों में भयानक आग लग गई। आग का धुआं कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। प्लेन क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। जंगल में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को रवाना किया गया। प्लेन क्रैश की वजह क्या थी, अभी तक किसी को इसकी जानकारी नहीं। जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 737 है और सिर्फ 6 साल पुराना था। वैसे बोइंग 737 विमान दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियों का सबसे पसंदीदा विमान है। बोइंग कंपनी के 737 का एक और वर्जन है 737 मैक्स। 737 मैक्स कई बार हादसों का शिकार हुआ, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने उसकी उड़ानें बंद कर दी। 2019 से 2021 तक बोइंग के 737 मैक्स की उड़ानें बंद रहीं। चीन से दिसंबर में ही बोइंग 737 मैक्स विमानों को उड़ान भरने की मंजूरी दी गई। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का जो विमान क्रैश हुआ वो 737 मैक्स नहीं बल्कि सिर्फ बोइंग 737 है। एयरलाइन सेफ्टी के मामले में चीन दुनिया में सबसे आगे है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन का रिकॉर्ड भी एयरलाइन सेफ्टी में सबसे अच्छा रहा है। चीन में करीब 12 साल बाद बड़ा विमान हादसा हुआ। इससे पहले 2010 में चीन में हेनान एयरलाइन का विमान क्रैश हुआ। उस हादसे में 96 यात्रियों में से 44 यात्री मारे गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने विमान हादसे की जांच के आदेश दिए। क्रैश के बाद चाइना ईस्टर्न एयरलाइन ने हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी वेबसाइट को ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। फिलहाल रेस्क्यू में जुटी टीम को विमान के ब्लैक बॉक्स का इंतजार है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से हादसे का राज सामने आ सकता है। जान लीजिए कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स में उड़ान के दौरान की सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होती हैं, इसलिए इसे फ्लाइट का डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। इसे सुरक्षित रखने के लिए मजबूत धातु टाइटेनियम से इसको बनाया जाता है। इसमें सुरक्षा की कई लेयर होती हैं, जिसकी वजह से इस पर आग का कोई असर नहीं होता। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन के विमान में आखिरी वक्त में क्या हुआ और अचानक विमान से पायलट का कंट्रोल कैसे हट गया, इसका राज अब ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की, जो कि पिछले 26 दिनों से लगातार जारी है।
पिछले 26 दिनों से लगातार यूक्रेन हमला झेल रहा है, लेकिन इस जंग को रूस अभी तक जीत नहीं पाया। इस बीच रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने कल देर रात कीव के शॉपिंग मॉल पर एयर स्ट्राइक की और रूस की इस बमबारी में 6 लोग मारे गए। यह हमला इतना जोरदार था कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियां दूर तक जाकर गिरी और कई मीटर चौड़ा गड्ढा वहां हो गया। रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला, यूक्रेन की राजधानी पर रूस का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक, कुछ ही मिनटों में मलबे के ढेर में तब्दील हुआ शॉपिंग सेंटर। रूस यूक्रेन जंग का आज 26वां दिन है। महायुद्ध अब धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहा है। रूस के इस हमले ने यूक्रेन की कमर तोड़ दी है। यूक्रेन में हर तरफ बर्बादी के निशान साफ देखे जा सकते हैं। रूस अब जल्द से जल्द यूक्रेन पर पूरा कंट्रोल करना चाहता है, जिसके लिए उसने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले और भी तेज कर दिए हैं। रूस के सैनिकों ने कल देर रात कीव के एक शॉपिंग मॉल पर एयर स्ट्राइक की। हमले से ठीक पहले की तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर ना कोई गाड़ी और ना ही कोई आदमी, लेकिन अचानक एक मिसाइल कीव के शॉपिंग मॉल पर आकर गिरती है। मिसाइल के गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है। धमाका बहुत जोरदार था। इस एयर स्ट्राइक से शॉपिंग मॉल और उसके आसपास के पूरे इलाके में आग लग जाती है। इस एयर स्ट्राइक ने मॉल को पूरी तरह तबाह कर दिया। दावा किया जा रहा है कि हमले के वक्त मॉल में कई लोग मौजूद थे। धमाके की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। सबसे पहले तो दमकल विभाग के लोग आग बुझाने में लग जाते हैं, जिसके बाद शुरू होता है रेस्क्यू मिशन। दमकल विभाग के लोग मलबे में फंसे लोगों को बचाने में लग जाते हैं। बड़ी मशक्कत के बाद मलबे के ढेर से कई लोगों को बचाया गया। रूस के कीव पर सबसे बड़े हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं कई लोग इस हमले में घायल भी हुए। अब तक आपने हमले की तस्वीरें देखी, हमले के बाद रेस्क्यू मिशन देखा, लेकिन अब आपको हमले के बाद की सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं। यह आज सुबह उसी जगह का वीडियो है जहां कल तक शॉपिंग मॉल हुआ करता था, लेकिन रूस के एयर स्ट्राइक ने उस मॉल को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। जहां भी नजर दौड़ाएं, दूर दूर तक आपको सिर्फ तबाही दिखेगी। कीव में हुई बर्बादी की तस्वीर को आपने देख लिया। अब आपको कीव से 300 किलोमीटर दूर सुमी शहर की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली बार देखने में लगेगा कि आग बुझने के बाद का ये धुआं है, लेकिन ये धुआं नहीं, अमोनिया गैस के रिसाव की तस्वीरें हैं। रूस के एयर स्ट्राइक के बाद सुमी के केमिकल प्लांट से अमोनिया गैस का रिसाव हो रहा है। अमोनिया गैस के रिसाव का असर 5 किलोमीटर दूर तक देखा जा रहा है। अमोनिया गैस बेहद खतरनाक होती है। इसका रिसाव इंसान की जान तक ले सकता है। अमोनिया गैस के रिसाव से आंखों में जलन की समस्या होती है। यदि ये गैस सांस के साथ शरीर के अंदर चली जाए तो इंसान के फेफड़ों को खराब कर देती है। इसका असर शरीर के दूसरे अंगों पर भी पड़ता है। इस गैस से खांसी, छाती में तेज दर्द, छाती में जकड़ापन, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। रोगी को तुरंत इलाज न दिया जाए तो उसकी सांस न ले पाने की वजह से बेहद दर्दनाक मौत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। हालांकि यूक्रेन की सुमी में जो अमोनिया का रिसाव हो रहा है उस पर फिलहाल काबू पा लिया गया है, जो कि बेहतर खबर है। इसी बीच एक बड़ी खबर एक और सामने आ रही है कि अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि 25 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में शायद वो ना जा पाए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता नहीं कि मैं वहां जाऊंगा, यह अखिलेश यादव का कहना है। शपथ ग्रहण समारोह में मुझे नहीं बुलाया जाएगा, यह अखिलेश यादव ने कहा। और 2 बातें अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दी। पहला, अखिलेश यादव को लगता नहीं कि शपथ ग्रहण समारोह में उनको बुलाया जाएगा, और दूसरा, उनको लगता भी नहीं कि अगर बुलाया जाएगा तो अखिलेश यादव शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। दोनों बातें अखिलेश यादव की तरफ से स्पष्ट कर दी है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में प्रतिद्वंदी रहे अखिलेश यादव
हार का सामना जरूर किया, लेकिन 2017 के मुकाबले सीटें और वोट प्रतिशत दोनों समाजवादी को बढ़त मिली है। क्या कहा अखिलेश यादव ने, ये सुनवाते हैं आपको। मुझे नहीं लगता कि मैं जाऊंगा, न मुझे बुलाया जाएगा। नहीं बुलाया तो जाएगा आपको कैसे पता कि बुलाया जाएगा? ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोग उनकी तरफ से कह रहे हो कि अगर नहीं और सर मुझे तो पता नहीं लिस्ट। सर क्या संदेश रहेगा सरकार के लिए? देखिए क्या करें जो बेहतर रहे? सरकार झूठ ना बोले बस।